हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद है दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हम कर रहे थे प्रैक्टिस सेट संख्या यहाँ पे है 11 नंबर की प्रैक्टिस सेट हम करेंगे। आप देख पा रहे होंगे 1 से 10 तक प्रैक्टिस सेट 125 प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट चैनल पे प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। जैसे जैसे प्रैक्टिस सेट की संख्या बढ़ती जा रही है प्रश्न वैसे वैसे प्रश्नों का स्तर बढ़ता जा रहा है और आप हर प्रैक्टिस सेट में 50% प्रश्न ऐसे पाएंगे जो अब तक के जो है कि प्रीवियस ईयर के नहीं होंगे, नए प्रश्न होंगे, याद रखिएगा। आइए पहला प्रश्न आज का आपके स्क्रीन पे है। रस मीमांसा रस सिद्धांत से संबंधित पुस्तक है, इस पुस्तक के लेखक कौन है, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा। पहला ही प्रश्न है, प्रश्न संख्या 1। डॉक्टर श्याम सुंदर दास, डॉक्टर गुलाब राय, डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो यह दोनों रचनाएं किसकी हैं, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। डी नंबर सही होगा। आइए आज का दूसरा प्रश्न। प्रश्न अच्छे हैं, प्रश्नों का स्तर अच्छा है, ध्यान दीजिएगा। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड किस सन में प्रकाशित हुआ। उदंत मार्तंड का मतलब होता है सूर्य और इसका पूरा नाम होगा उगता हुआ सूरज। पहला है, याद रखेंगे कि यह जो प्रकाशन हुआ था 1826 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, दूहा कहने से किस लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है। तीसरे नंबर का प्रश्न है, तो किसका होता है, अवधी भाषा का, ब्रज भाषा का, अपभ्रंश भाषा का, पाली भाषा का। दूहा कहने से जब आप आचार्य रामचंद्र की इस पुस्तक पढ़ेंगे आदिकाल प्रकरण 4 में, तब आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो इस दूहा कहने से किस लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है, तो अपभ्रंश काव्य भाषा का बोध होता है। अब चौथा प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पे है, अपभ्रंश भाषा के प्रथम व्याकरणाचार्य थे पाणिनि, कात्यायन, हेमचंद, पतंजलि। तो चौथे नंबर का जो प्रश्न है वो आपकी स्क्रीन पे है, आप ध्यान दीजिएगा। तो कौन थे, तो ये है हेमचंद्र। सी नंबर सही होगा। आइए आज देखेंगे पांचवा प्रश्न। अपभ्रंश के योग से राजस्थानी भाषा का जो साहित्यिक रूप बना उसे क्या कहते हैं, पिंगल, डिंगल, मारवाड़ी भाषा, बांगरू भाषा। तो उसे डिंगल कहेंगे। पिंगल भाषा थोड़ी सॉफ्ट थी और डिंगल भाषा थोड़ी कर्कश थी। तो राजस्थान की जो भाषा है वो ब्रज मिश्रित राजस्थानी है। नेक्स्ट 6 नंबर का प्रश्न है, अमीर खुसरो ने जिन मुकरियों, पहेलियों और दो सुखनों की रचना की उसकी मुख्य भाषा क्या है। दक्षिणी, खड़ी बोली, बुंदेली, बघेली। आप अगर आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि में अमीर खुसरो को पढ़े होंगे तो बेहतर समझ पाएंगे। बी नंबर सही होगा। अभी भी समय है, आप शुक्ल जी की पुस्तक को बराबर पढ़ते रहिए। देवनागरी लिपि को राष्ट्रलिपि के रूप में कब स्वीकार किया गया। 14 सितंबर 1949 को, 21 सितंबर 1949 को, 23 सितंबर 1949 को, 25 दिसंबर 1949, 25 सितंबर 1900। देख रहे हैं, सितंबर 49। अब आपको एग्जैक्ट यदि डेट नहीं पता है तो ये प्रश्न क्या होगा, आपको परीक्षा में परेशान करेगा। तो 14 सितंबर को सभी जानते हैं हिंदी दिवस मनाया जाता है और 14 सितंबर 1949 को देवनागरी लिपि राष्ट्रलिपि के रूप में जो है स्वीकार की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है 8वां, रानी केतकी की कहानी की भाषा को कहा जाता है खड़ी बोली, हिंदुस्तानी, उर्दू, अपभ्रंश। 8वें नंबर का प्रश्न इजी है, तो क्या कहा जाता है, खड़ी हिंदी। शुक्ल जी बहुत अच्छे से इसके बारे में अपने इतिहास ग्रंथ में बात किए, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 9 नंबर का, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है। खगोष्ठी लिपि, कुटिल लिपि, ब्राह्मी लिपि, गुप्तकालीन लिपि। तो ब्राह्मी लिपि। सी नंबर सही होगा। नेक्स्ट 10वें नंबर का प्रश्न देखिएगा और ये प्रश्न बहुत बार रिपीट होता है, आपको ध्यान देने की। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं की स्थिति का काल रहा है 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक, 1000 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी तक, 500 से 1000 ईस्वी तक, 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी। तो ये प्रश्न आप याद रखेंगे, 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी। ठीक है, आगे चलें। नेक्स्ट प्रश्न, कामता प्रसाद गुरु का हिंदी व्याकरण विषय ग्रंथ जो नागरी प्रचारणी सभा काशी से प्रकाशित हुआ था उसका नाम क्या है। हिंदी
का सरल व्याकरण, हिंदी का प्रमाणिक व्याकरण, हिंदी व्याकरण, हिंदी का व्यवहारिक व्याकरण। 11 नंबर के प्रश्न को आप बताइएगा तो यह हिंदी व्याकरण है। क्या है? हिंदी व्याकरण है। 11 नंबर का प्रश्न है, आप ध्यान दीजिए। आइए आगे चलते हैं। देवनागरी लिपि है वर्णात्मक और अक्षरात्मक, दोनों अक्षरात्मक। तो ये दोनों है। जहाँ भी ऐसा प्रश्न दिया हो दोनों, तो आप उसको सही करने का प्रयास कीजिएगा। यदि आपको नहीं आता है तो आप ऐसा जोखिम उठा सकते हैं। विद्यापति की उस प्रमुख रचना का नाम बताइए जिसमें अवहट्ठ भाषा का बहुतायत प्रयोग हुआ है। कीर्तिपता का कीर्तिलता, विद्यापति पदावली, पुरुष परीक्षा। 13 नंबर का प्रश्न है, तो अवहट्ठ भाषा का बहुतायत प्रयोग विद्यापति के किस रचना में है? प्रश्न ये आपसे पूछा जा रहा है। 13 नंबर के प्रश्न को आप ध्यान दीजिएगा। तो यह है कीर्तिलता। क्या है? कीर्तिलता। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, साहित्य के इतिहास की अवधारणा से संबंधित एक पुस्तक लिखी गई थी। साहित्य का इतिहास दर्शन, ये आपसे पूछा जा रहा है। इतिहास दर्शन, इस ग्रंथ के लेखक कौन है? 14 नंबर के प्रश्न में आप याद रखेंगे डॉक्टर श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की डॉक्टर नलिन बुलोचन शर्मा। तो ये है डॉक्टर नलिन बुलोचन शर्मा। ठीक है, आगे चलें। 15 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, इसका आप लोग उत्तर दीजिएगा। क्या है? ध्यान दीजिए। जॉर्ज ग्रियर्सन का इतिहास ग्रंथ मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का प्रकाशन कब हुआ था? तो सन 1887 में, सन 1888 में, सन ईस्वी 1889 में, सन 1890 में। तो बी नंबर सही होगा। 1888 ईस्वी। नेक्स्ट 16 नंबर का प्रश्न है, इनमें से किस इतिहासकार ने सर्वप्रथम रीतिकालीन कवियों के सर्वाधिक परिचयात्मक विवरण दिए हैं? तो डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल और डॉक्टर मिश्र बंधु विनोद। तो ये आपसे पूछा जा रहा है। ये देख रहे हैं प्रश्न का संकेत किधर है, ये इसे समझने का कार्य कीजिएगा आप लोग। इनमें से किस इतिहास से सर्वप्रथम रीतिकाल कवियों का सर्वाधिक परिचयात्मक विवरण दिए गए हैं? तो आप जब शुक्ल जी की पुस्तक पढ़ेंगे ना, उन्होंने कहा है कि रीतिकाल के संबंधित जो भी विवरण है मैंने मिश्र बंधु विनोद से लिया हुआ है। सीधा सीधा बताते हैं, है ना। 16 नंबर का प्रश्न है और इसका आंसर होगा डी, याद रखिएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 17 नंबर का, हिंदी साहित्य का अतीत भाग 1 के लेखक का नाम बताइए। तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त, डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र। 17 नंबर के प्रश्न में आप याद रखेंगे डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की पुस्तक है। अगला प्रश्न, भक्तमाल, देख रहे हैं, भक्तमाल भक्तिकाल के कवियों की प्राथमिक जानकारी देता है। इसके रचयिता कौन है? वल्लभाचार्य, नाभादास, रामानंद, नंददास। तो ये है नाभा दास की रचना। बी नंबर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न आप याद रखेंगे, अच्छा प्रश्न है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम दिया। क्या दिया? श्रृंगार काल नाम दिया। लेकिन उन्होंने इस पर जो ग्रंथ लिखा उसका नाम हिंदी का श्रृंगार काल नहीं है, बल्कि उसका नाम है क्या है? ए नंबर रीति काव्य की भूमिका, रीति काव्य की पृष्ठभूमि, रीति काव्य की प्रस्तावना, और डी है हिंदी साहित्य का अतीत भाग 2। तो 19 नंबर के प्रश्न को आप याद रखिएगा, डी नंबर सही होगा। अगला प्रश्न, हरिश्चंद्री हिंदी शब्द का प्रयोग किस इतिहासकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में किया है? मिश्र बंधु, शिव सिंह सेंगर, मिश्र बंधु, शिव सिंह सेंगर, रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा। 20 नंबर का प्रश्न है, तो ये शुक्ल जी ने कहा है। आगे देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 21 नंबर का जो आपके स्क्रीन पे है, देख रहे हैं। गिला कहानी के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद, यशपाल, अज्ञे, निर्मल वर्मा। तो गिला कहानी अभी आपने देखा होगा, झारखंड पीजीटी के पाठ्यक्रम में लगी हुई थी और इस चैनल पे भी अपलोड की गई है। इसमें शिकायतें बहुत हैं, शिकायत होते हुए भी पति से प्रेम है, उसे मतलब व्यवस्थाएं हैं, बट आदमी उनसे दूर नहीं जा सकता। तो ये व्यवस्था इसमें गिला कहानी में दिखाई गई है। पूरी कहानी चैनल पे अपलोड है, आप जाके प्लेलिस्ट में पढ़िएगा, है ना। आगे चलते हैं। तो यह कहानी गिला किसकी है? तो मुंशी प्रेमचंद की। ए नंबर सही होगा। डॉक्टर कृष्ण शंकर शुक्ल ने आचार्य केशवदास पर एक समीक्षात्मक पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक का नाम क्या है?
केशव का आचार्यत्व, केशव की प्रतिभा, केशव की कला, केशव की काव्य कला। 22 नंबर का प्रश्न है, हो सकता है आपके लिए नया हो तो ये डी नंबर सही होगा, केशव की काव्य कला। नेक्स्ट आगे चलें। गंगावतरण काव्य के रचयिता हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय, जगन्नाथ दास रत्नाकर, श्रीधर पाठक, रामनरेश त्रिपाठी, है ना। 23 नंबर के प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। तो ये हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर की है गंगावतरण। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, छायावादी कवियों ने जब आध्यात्मिक प्रेम को अपनी कविताओं में व्यक्त किया तो ऐसे कविताओं को किस वाद के अंतर्गत रखा गया? ये तो सबको पता है, छायावाद में कुछ वाद चल रहे थे ना, कौन सा कवि किस तरफ जा रहा था, ये चीज़ आपको यहाँ पे इंडिकेट किया जा रहा है। आप एक बार प्रश्न को फिर से पढ़िए। छायावादी कवियों ने जब आध्यात्मिक प्रेम को अपनी कविताओं में व्यक्त किया तो ऐसी कविताओं को किस वाद के अंतर्गत रखा गया? छायावाद, प्रतीकवाद, रहस्यवाद, बिंबवाद। तो रहस्यवाद के अंतर, खासकर महादेवी वर्मा रहस्यवादी मानी जाती हैं। नेक्स्ट 25 नंबर का प्रश्न, परिवर्तन नामक कविता सर्वप्रथम सुमित्रा नंदन पंत की किस कविता संग्रह में संग्रहित हुई है? पल्लव, वीणा, पल्लव, वीणा, तारापथ, ग्रंथि। 25 नंबर के प्रश्न का आप उत्तर दीजिएगा। तो यह वीणा में संकलित है। आइए अगला प्रश्न 26 नंबर का, भिखारी दास की रचना का नाम क्या है? काव्य निर्णय, काव्य विवेक, भाव विलास, नव रस तरंग। 26 नंबर का प्रश्न है, बहुत बार रिपीट होने वाला प्रश्न है तो आप याद रखेंगे। तो ये क्या है? काव्य निर्णय, ए नंबर सही होगा। अगला प्रश्न, यह प्रेम को पंथ कराल कहाँ तरवारी की धार पे धामनो नामक पंक्ति किस कवि द्वारा सृजित है? घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर। तो यह बोधा की पंक्ति है। किसकी पंक्ति है? बोधा की पंक्ति है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। आचार्य केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत किस आलोचक ने कहा था? तो ये कहे थे रामचंद्र शुक्ल जी ने। डी नंबर सही होगा। आइए अब चलेंगे 29 नंबर के प्रश्न पे। देखिएगा, बुद्धि नरेश महाराजा भाव सिंह का आश्रित कवि निम्नलिखित में से कौन था? बिहारी, बोधा, मतीराम, ठाकुर। तो सी नंबर सही होगा, मतीराम, है ना, सी नंबर। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, भूषण। नेक्स्ट प्रश्न है, भूषण का निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण ग्रंथ है? शिवराज भूषण, भूषण हजारा, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक। 30 नंबर के प्रश्न में आप देखेंगे तो शिवराज भूषण। नेक्स्ट प्रश्न है, बाल मुकुंद गुप्त के शिव शंभू के चिट्ठे का वर्ण विषय क्या था? तो ये भी अच्छा प्रश्न है, तो आप याद रखेंगे। इनमें भगवान शिव की चमत्कारी घटनाओं का व्यंग ढंग से वर्णित किया गया है। लॉर्ड कर्जन की नौकरशाही पर चुपते व्यंग्य किए गए हैं। भगवान शिव के लोक कल्याणकारी का वर्णन किया गया है। साम्यवादी व्यवस्था के विरुद्ध व्यंग्य टिप्पणियां की गई हैं। तो इसमें लॉर्ड कर्जन को संबोधित किया गया है। शिव शंभू के चिट्ठे बाल मुकुंद गुप्त का पूरा जो है कि निबंध चैनल पे अपलोड किया गया है, आप जरूर पढ़िएगा। नेक्स्ट 32 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रचना को सर्वाधिक टीकाएं लिखी गई हैं? तो ये है बिहारी सतसई। हिंदी जगत में जितना रिसर्च इन पे हुआ है शायद किसी रचना पे हुआ होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 33 नंबर का, इनमें किस नाटककार ने अपने नाटकों के लिए रंगमंच का अनिवार्य नहीं माना है? तो ये है जयशंकर प्रसाद। बहुत बार पूछा जाता है। प्रसाद जी ने स्वयं कहा था कि जरूरी नहीं है कि कोई भी नाटक रंगमंच पर ही आए तो नाटक कहलाए, है ना। ये है। प्रभात फेरी काव्य के रचनाकार कौन है? केदारनाथ सिंह, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, नरेंद्र शर्मा, रामधारी सिंह दिनपगड़। तो 34 नंबर के प्रश्न में आप याद रखेंगे यह नरेंद्र शर्मा की रचना है। आगे चलिए, निशा निमंत्रण। निशा निमंत्रण के रचनाकार कौन है? महादेवी वर्मा, श्याम नारायण पांडे, जयशंकर प्रसाद, हरिवंश राय बच्चन। तो यह बच्चन जी की है निशा निमंत्रण, है ना। बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। मधुबाला, मधुशाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण। तो ये सारी रचनाएं बच्चन जी की हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहारी सतसई की प्रसिद्धि का प्रमुख कारण है? कल्पना की संहार शक्ति, नायिका भेद वर्णन, प्रतीकों का नया पातुला प्रयोग, पिंगल वर्णन। 36 नंबर के प्रश्न में तो प्रश्न पढ़ते ही आप समझ गए होंगे कि कल्पना की संहार शक्ति के कारण रीति सतसई प्रसिद्ध हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? बुद्धि नरेश, महाराज भाव सिंह, जय
नागपुर नरेश जयसिंह, नागपुर के सूर्यवंशी भोसला मकरंद शाह के, चित्रकूट नरेश रुद्रदेव के। तो ये किसके थे? तो जय सिंह के। आगे प्रश्न करेंगे 38 नंबर का, तुलसीदास का वह ग्रंथ कौन सा है जिसमें ज्योतिष का वर्णन है? ऐसे ही प्रश्न यूपी-टीजीटी 2021 में पूछा गया था और ऐसे प्रश्न परीक्षाओं में बहुत परेशान करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। जिसमें ज्योतिष का है तो दोहावली, गीतावली, रामाज्ञा प्रश्नावली, कवितावली। तो ये सी नंबर सही होगा, रामाज्ञा प्रश्नावली। नेक्स्ट प्रश्न है, समानांतर कहानी के प्रवर्तक कौन है? तो कमलेश्वर, हिमांशु जोशी, मोहन राकेश, मन्यमथ नाथ गुप्त। ठीक है, तो बताइएगा 39 में क्या होगा? तो ये होंगे कमलेश्वर। रामचरितमानस में प्रधान रस के रूप में किस रस को मान्यता मिली है? तो इस प्रश्न का भी उत्तर होगा शांत रस। अब ये नहीं कि उसमें लड़ाई उड़ाई हुआ है तो हम उसमें जो है कि दूसरा रस लगा दें। ठीक है, शांत रस का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। सर्वप्रथम किस आलोचक ने अपने किस ग्रंथ में देवबड़े बिहारी विवाद को जन्म दिया? तो सबसे पहले रिसर्च कौन किया था? मिश्र बंधु विनोद ने हिंदी नवरत्न में 9 कवियों को इन्होंने लिया था। नेक्स्ट, अब इनको सबको भी याद रखिए, लाला भगवान दीन बिहारी और देव कृष्ण बिहारी, देव और बिहारी, पदम सिंह शर्मा बिहारी सतसई की भूमिका। नेक्स्ट प्रश्न है 42 नंबर का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने त्रिवेणी में किन 3 महाकवियों की समीक्षाएं प्रस्तुत की है? सबको पता है कि कबीरदास को इन्होंने नहीं लिया था, तो कबीर इसमें है, कबीर इसमें, कबीर इसमें। अगर कबीर हट गए तो प्रश्न के उत्तर तक आप बहुत आसानी से पहुंच पाएंगे। परीक्षा में भी कुछ ऐसे ही एलिमिनेट करके आप प्रश्नों का उत्तर निकालने का प्रयास कीजिएगा। तो सी नंबर से होगा सूर तुलसी, और जासिस पे इनकी स्पेशल पुस्तकें भी है ना। सुंदर परम किशोर वै क्रमचंद चलनयन, विशाल कर मुरली सिर मोर पखा, पीताम्बर उर बनमाल। पंक्ति है तो सबको पता है ये रीतिकालीन कवि थे, तो पंक्ति किसकी है? तो पंक्ति तो भक्तिकालीन की लग रही है। इधर केशवदास थे, तो ये दोनों तो कट जाएंगे। ये तुलसी और कुंभनदान में फंसेगा। तुलसी राम भक्त के कवि थे, इन्होंने सिर्फ एक कृष्ण पे एक रचनाएं की थी, तो ये भी चले गए। अब बचे कुंभनदास, ऐसे ही लगा लो फटाक से, डी नंबर सही होगा। 43 नंबर के प्रश्न का डी आंसर होगा। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट 44 नंबर का प्रश्न है, भक्ति काल का एक कवि अवतारवाद और मूर्ति पूजा का विरोधी है, इसके बावजूद वह हिंदुओं के जन्म मृत्यु संबंधी सिद्धांत को मानता है, ऐसे रचनाकार हैं। तो ऐसे रचनाकार निराले हैं, तो कौन है भाई? जयशंकर प्रसाद, कबीर, तुलसीदास, कुंभनदास। तो ये हैं कबीरदास, क्योंकि आपने ऊपर पढ़ा था अवतारवाद के विरोधी है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, काव्य भाषा को ध्यान में रखते हुए बताइए, काव्य भाषा को ध्यान में रखते हुए बताइए कि तुलसीदास कृत विनय पत्रिका और रामचरितमानस की भाषाएं कौन सी हैं? सबको पता है कि विनय पत्रिका की भाषा ब्रज है। क्या है? तो सबसे पहले हम अवधि को काट ही देते हैं, तो बच गया कौन सा? बी। और रामचरितमानस की भाषा क्या है? अवधि है, तो ऐसे भी बी नंबर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, कई बार रिपीट होता है। पद्मावत के कुल सर्गों में खंडों की संख्या कितनी है? तो 57। नेक्स्ट, जायसी ग्रंथावली के संपादक का नाम बताइए। ये भी अभी आप देखेंगे, जायसी ग्रंथावली लगी हुई हायर एजुकेशन में, आपको पढ़ना है यदि आप नेट क्लियर कर लिए हैं तो, है ना। तो आप इस प्रश्न का तो आप बहुत बारीकी से ध्यान दीजिएगा। तो लगाया गया है ना, जायसी ग्रंथावली रामचंद्र शुक्ल का सिलेबस में है, डी नंबर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न, जो प्रश्न इजी है वहाँ समय नहीं गंवाएंगे। दोहा छंद में सिंगारिक रचना प्रस्तुत करने वालों में हिंदी के सर्वाधिक ख्यातिलब्ध कवि हैं। अच्छा प्रश्न है, प्रश्न सिर्फ घुमाया गया है। रहीमदास, बिहारी, विक्रम, सूरदास। तो ये हैं बिहारी। प्रश्न को आप ध्यान से पढ़िएगा तो ये पता चलेगा हिंदी के सर्वाधिक ख्यातिलब्ध कवि हैं, वो भी सिंगारी के, है ना। नेक्स्ट प्रश्न है 49 नंबर का, लहरें व्योम चुमती उठती चपलाएं असंख्य नाचती। पंक्ति जयशंकर प्रसाद की किस रचना का अंश है? लहर, झरना, आंसू, कमायनी। तो यह विरह काव्य है ना। तो ये लहर, झरना और ये है कमायनी। पंक्ति किससे ली गई है? तो डी नंबर सही होगा, कमायनी से। नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ लीजिएगा,
अब पहुंची चपला बीच धार, छिप गया चांदनी का कगार। पंक्ति सुमित्रानंदन पंत के किस कविता का अंश है? तो नौका विहार से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? तो नौका विहार की यह पंक्ति ली गई है। और ये रहा आपका 50 में डी आंसर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न 51 नंबर का है। निराला के राम तुलसीदास के राम से भिन्न और भवभूति के राम के निकट हैं। यह कथन किस हिंदी आलोचक का है? तो डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, सूर्य प्रसाद दीक्षित, डॉक्टर रामविलास शर्मा, डॉक्टर गया प्रसाद पांडे। 51 नंबर के प्रश्न में आप देखेंगे तो यह है डॉक्टर रामविलास शर्मा की, क्योंकि इन्होंने तुलसीदास पे और निराला पे इन्होंने बहुत अच्छे से रिसर्च किया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, राम की शक्ति पूजा में निराला की इन दो कविताओं का सार तत्व समाहित है। वो दो रचनाएं कौन कौन सी है? तुलसीदास सरोज स्मृति, तुलसीदास बादल राग, सरोज स्मृति तोड़ती पत्थर जागो, फिर एक बार तुलसीदास। तो ये है तुलसीदास और सरोज स्मृति। ए नंबर सही होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न है, किस छायावादी कवि ने संवाद शैली का सर्वाधिक उपयोग किया है? तो ये है जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो ये है जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट प्रश्न है नेक्स्ट है 54 नंबर का प्रश्न, व्यवस्था प्रियता और विद्रोह का विलक्षण संयोग किस प्रयोगवादी कवि में सबसे अधिक मिलता है? तो ये प्रश्न थोड़ा सा मुझे डाउटफुल है। यदि आपको इसके बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि ये दो कवि हैं जो दोनों आपस में विद्रोही ही माने जा सकते हैं। क्योंकि आप जब प्रयोग और प्रगतिवाद के व्यवस्थापक गेय जी माने जाते हैं, ये भी काफ़ी चीज़ों की यहाँ पे देखिए दिया है सीधा, व्यवस्थापिका और विद्रोह का विलक्षण संयोग किस प्रयोगवादी कवि में सबसे अधिक? तो गजानन माधव मुक्तिबोध भी हो सकते हैं और अज्ञेय जी भी हो सकते हैं। एजेक्ट में कोई ऑप्शन नहीं देखूंगी, अगर मुझे देखना होगा विद्रोह के तो हम ए नंबर पे जाएंगे। आप इस प्रश्न को किससे कोरिलेट कर पा रहे हैं हमें ज़रूर बताइएगा, है ना। 54 नंबर का यह प्रश्न है। ठीक है, तो इसके बारे में अगर आपको प्रूफ जानकारी हो तो मैंने जिस हिसाब से शुक्ल जी की पुस्तक पढ़ी वो तो गजानन माधव मुक्तिबोध हैं, लेकिन आपके हिसाब से क्या है हमें ज़रूर बताइएगा। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 55 नंबर का, जो आपके स्क्रीन पे है, ध्यान दीजिए। वह उस महत्ता का हम शरीकों के लिए उपयोग, उस आंतरिकता का बताता मैं महत्व। पंक्तियाँ मुक्तिबोध की किस कविता से ले गई हैं? देख रहे हैं मुक्तिबोध जी, भूल गलती, अंधेरे में, ब्रह्म राक्षस, इनकी महत्वपूर्ण कविताएं हैं और ये दोनों कविताएं लगाई गई हैं यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में। तो ये कहाँ से ली गई हैं? तो यह ब्रह्म राक्षस से ली गई हैं। 55 नंबर का प्रश्न है। आइए आगे चलते हैं। अकाल और उसके बाद नामक कविता के रचनाकार हैं केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन, नागार्जुन, इनमें से कोई नहीं तो नागार्जुन की यह रचना है। सी नंबर सही होगा। आप 57 नंबर के प्रश्न पे आए हैं। भारतेंदुकृत भारत दुर्दशा किस साहित्य रूप का हिस्सा है? कथा साहित्य, नाटक साहित्य, संस्मरण साहित्य, जीवनी साहित्य। 57 नंबर के प्रश्न का आप लोग उत्तर दीजिए। प्रश्न मज़ेदार है, तो यह नाटक साहित्य से लिया गया है भारत दुर्दशा। नेक्स्ट आगे चलेंगे, देखिएगा। और वैसे तो निबंध होना चाहिए भारत दुर्दशा, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से आप नाटक को ही मानिएगा, क्योंकि सब निकट यही इसी के है ना। 57 नंबर का प्रश्न है। ठीक, आगे चलें। कभी कभी हमें प्रश्न के हिसाब से जो है कि जो इसके फॉर्म किए गए हैं ABC में प्रश्न पूछा गया है उसके निकट में हमें जाके आंसर देना पड़ता है, ध्यान दीजिएगा। 58 नंबर का प्रश्न है, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र पुस्तक के लेखक है ओम प्रकाश वाल्मीकि, कमल भारती, मोहनदास नैमिषारण्य, शिवराज बेचैन। तो यह है ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। नेक्स्ट, स्त्री विमर्श की प्रथम लेखिका है महादेवी वर्मा, मृदुला गर्ग, शिवानी नासिरा शर्मा। 59 नंबर के प्रश्न में आप देखेंगे तो महादेवी वर्मा जी आएंगी। ए नंबर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 60 नंबर का, स्त्री विमर्श औरत के लिए औरत की लेखिका है तो ये है मैत्री पुष्पा, शरद सिंह, नासिरा शर्मा, सुधा अरोड़ा। 60 नंबर के प्रश्न में आप जाएंगे नासिरा शर्मा की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए, ज्ञानपीठ
पुरस्कार पाने वाले प्रथम हिंदी कवि हैं? जी शंकर कुरूप, सुमित्रा नंदन पंत, अज्ञे महादेवी वर्मा। तो ये है बी नंबर। ज्ञानपीठ पूछा जा रहा है तो प्रथम पाने वाले हैं बी नंबर। 61 नंबर के प्रश्न में सही होगा बी आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। 2005 का ज्ञानपीठ किसे मिला था? गोविंद मिश्र, अमरकांत, लक्ष्मी नारायण लाल, कुंवर नारायण। 62 नंबर के प्रश्न में आप याद रखिएगा तो किसे मिला था? तो ये मिला था जो है कि कुंवर नारायण को। आप याद रखेंगे एक चीज़ यहाँ पे, तो जब इनको 2005 में कुंवर नारायण को ज्ञानपीठ मिला था तो इसकी राशि थी 7 लाख रुपए। कितनी थी? 7 लाख। और 2012 में, कब? तो 2012 में इसकी जो राशि हो गई वो हो गई 12 लाख रुपए। कितनी हो गई? 12 लाख रुपए। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न की तरफ चलेंगे। क्योंकि प्रश्न हमारे पास पूरे 125 होते हैं तो अगर हम हर ऑप्शन की व्याख्या करने लगेंगे तो समय बहुत बर्बाद हो जाएगा, है ना। हमें जल्दी जल्दी प्रश्नों की तरफ बढ़ना है। नेक्स्ट, न कांतामपि निर्भूषम विभाति वनिता मुखम किस आचार्य का कथन है? तो ये वनिता मतलब स्त्री होता है, स्त्री का चेहरा आभूषण के बिना सुंदर नहीं लगता। तो ऐसे भी आप जोड़ पाएंगे। तो ज़्यादातर काव्य की सुंदरता पे काम किसने किया है? तो भामह किए, है ना। इनके अलंकारवादी आचार्य माने जाते हैं। तो 63 नंबर के प्रश्न में भामह होंगे। आगे चलेंगे। चारूचंद की चंचल कीड़े खेल रही हैं जल थल में, कौन सा अलंकार है? जो है 64 नंबर के प्रश्न में आप बताइएगा। छेकानुप्रास है, अंत्यानुप्रास है, लाटानुप्रास है कि वृत्तानुप्रास है? देख रहे हैं, चा की आवृत्ति हो रही, तो वृत्तानुप्रास है, डी नंबर सही होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलेंगे। नदियाँ जिनकी यश धारा सी बहती हैं अब भी निशिवासर में, कौन सा अलंकार है? 65 नंबर के प्रश्न को आप याद रखिएगा। तो सबसे पहले ध्यान से पंक्ति को पढ़ेंगे तो आपको पता चल गया होगा कौन। देखिए, नदियाँ जिनकी यश धारा सी बहती हैं, सी का उपयोग देखिए तो उपमा हो गया, डी नंबर सही होगा। आइए आगे चलेंगे। 66 नंबर के प्रश्न की तरफ चलना है। वीर रस का अस्थाई भाव है तो उत्साह, भयानक रस का अस्थाई भाव है तो भय। क्या है? भय। ठीक है, 67 नंबर के प्रश्न को आप याद रखेंगे। आगे चलिए 68 नंबर के प्रश्न की तरफ। रोला माना जाता है, क्या माना जाता है? रोला क्या माना जाता है? विषम मात्रिक छंद, सममात्रिक छंद, वर्णिक छंद, वर्णिक वृत्त छंद। 68 नंबर का प्रश्न है तो यह सममात्रिक छंद माना जाता है, बी नंबर सही होगा। एक अकुह विसर्जनिया नाम कंठा, तो अ से लेके अंगा तक, और ह कहाँ आएगा? तो ये आएगा, और विसर्ग ह भी आएगा और विसर्ग भी आएगा। ठीक है, और क वर्ग पूरा आएगा। तो ये कंठ से, कहाँ से? कंठ से। स्र व्यंजन का निर्माण होता है, त आधा प्लस र, क आधा, फिर खटकोड़ वाला स, मूर्धा स है, और ये स और ये स और अ। तो ये श्रम बनेगा इससे, सी से, स्र और आधा र से। नेक्स्ट प्रश्न है, याद रखेंगे। 71 नंबर का प्रश्न है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में कंठ ध्वनियाँ कौन सी है? तो अकुह विसर्जनिया नाम कंठ, ए नंबर सही होगा। 71 नंबर के प्रश्न में ए सही होगा। नेक्स्ट चलेंगे 72 नंबर की तरफ। आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? तो ये है व्यंजन, सी नंबर। आगे चलेंगे, बाकी सभी स्वर हैं। 73 नंबर का प्रश्न है, संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है? ये प्रश्न अच्छा हो सकता है, आप नोट कर लीजिएगा। संश्लिष्ट, विश्लिष्ट, श्लिष्ट, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसे विश्लिष्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विश्लिष्ट। नेक्स्ट ध्यान दीजिए, कौन द्रव्यवाचक संज्ञा है? तेल, बादल, वर्षा, बिजली। 74 नंबर के प्रश्न को आप लोग उत्तर दीजिएगा। ये है तेल, कैसी है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट, संख्यावाचक विशेषण है लघु, युवा, वैगनी, 12। तो ये 12 क्या है? संख्यावाची विशेषण है, ए नंबर सही होगा। 76 नंबर के प्रश्न को देखिएगा, कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? तो संज्ञा सभी पढ़े होंगे, 5 प्रकार की संज्ञाएं होती हैं। व्यक्तिवाचक पूछी जा रही है, जातिवाचक नहीं। जब
पूरी जाति का संबोधन करेगी तो जातिवाचक होगी। तो यहाँ पे पूछा रहा है व्यक्तिवाचक। बैल, तो ये बैल के सारे समूह की बात कर रहा है। पहाड़, तो बहुत सारे पहाड़ हैं, सबका बात कर रहा है। नीम और यमुना, हो सकता है दो में कंफ्यूज हो आप, ठीक है। तो 76 नंबर के प्रश्न को आप याद रखिएगा, ये यमुना होगा, ठीक है। ये व्यक्ति विशेष की बात की जा रही है। नीम में बहुत सारे पेड़ होंगे, कड़वी होगी, तीखी होगी, मीठी नीम भी आती है। नेक्स्ट, मोहन हंसता है, वाक्य में किस प्रकार की क्रिया का प्रयोग हुआ? हंसता है, क्या हंसता है पता नहीं, अकर्मक होगी। क्या होगी? अकर्मक। साथ में कर्म होगा। क्या, प्रश्न में क्या करने से उत्तर मिलता है? जैसे वह खाती है, तो क्या खाती हो सकता है? फल खाती हो, रोटी खाती हो, तो सकर्मक हो जाएगा। और यहाँ पे पूछा जा रहा है हंसता है, सोता है, ये सब क्या होगा? ये सब अकर्मक हो जाएगा, है ना। 77 नंबर में आप याद रखेंगे। आइए आगे चलते हैं, 78 नंबर के प्रश्न को देखने का कार्य करेंगे। वह बहुत तेज लड़का है, वाक्य में प्रयुक्त बहुत शब्द क्या है? विशेषण है, प्रविशेष्य है, विशेष्य है कि प्रविशेषण है? देख रहे हैं, विशेषण और यहाँ पे प्रविशेष्य भी दिया है। आप यहीं पे गड़बड़ी कर सकते हैं, है ना। थोड़ा सा यदि आपने ध्यान नहीं दिया तो ये प्रश्न आपके हाथ से जा सकता है। डी नंबर सही होगा। आइए आगे चलते हैं, इसलिए प्रैक्टिस जरूरी। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द चुनिए। घास, आय, नहर, बे। याद रखिए, घास चरी जाती है ना, और आय होती है, ठीक। नहर बहती है, तो ये सब क्या हुआ? स्त्रीलिंग। व्यय, आय होती है, व्यय किया जाता है, ठीक है। बी नंबर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलेंगे। देखिए 80 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे आया है। सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो सबको पता है, जैसे बालक है, बालक, तो यहाँ पे बालिका लग जाता है, ठीक है। और यहाँ पे पूछा जा रहा है सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? सूर्याणी, सूर्या, और सूर्य पत्नी, सूर्याई। तो ये होगा बी नंबर, सूर्या, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न 81 नंबर का प्रश्न है। निम्न में योग रूढ़ शब्द है, तो योद्धा, राक्षस, सूर, दशानन। तो ये क्या है? योग रूढ़ है, मतलब आप समझ लीजिए बहुव्रीहि की जितने भी उदाहरण होंगे सब योग रूढ़ होंगे, है ना। 81 नंबर के प्रश्न का बी नंबर सही होगा। नेक्स्ट, चाय किस भाषा का शब्द है? चीनी, हिंदी, अरबी, पुर्तगाली। चाय और चीनी दोनों किस भाषा का शब्द है? तो चीनी भाषा का शब्द है। 82 नंबर के प्रश्न को आप याद रखिएगा। अब चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। 83 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? देख रहे हैं आप, कमल का पर्यायवाची नहीं है। 83 नंबर के प्रश्न में याद रखेंगे, सरोज, पंकज, जलजात, जलद, ठीक है। बी नंबर सही होगा। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन अथ का विलोम शब्द? बहुत विलोम पढ़े होंगे, अब बताइए आप सभी, अथ का विलोम क्या होगा? इति, प्रारंभ, आदि, अंत। खा गए ना चकमा इस प्रश्न के साथ आप सभी? तो ध्यान रखिए, अथ का विलोम होगा इति। क्या होगा? इति होगा। अथ का विलोम पूछा जा रहा है, अथ का जो विलोम होगा इति होगा। और अथ के और पर्यायवाची क्या क्या होंगे, इसे आप नोट कर लीजिएगा। आरंभ, क्या होगा? आरंभ होगा, ठीक है। प्रारंभ होगा, प्रारंभ होगा। और शुभारंभ होगा, क्या होगा? शुभारंभ, है ना। तो याद रखेंगे, ये हो गया आपके अथ का पर्यायवाची। अथ का विलोम पूछा गया था, इति होगा। तो इति का कुछ पर्यायवाची समझ लीजिए आप। इति, क्योंकि ये पूछा जाने वाला प्रश्न है। इति मतलब होता है, इति का पर्यायवाची अंत है, ठीक है। और नेक्स्ट देखेंगे, इति श्री है, क्या है? इति श्री है। और देखेंगे तो समापन है, क्या है? समापन, ठीक है। क्या हुआ? अर्थ का पर्यायवाची शब्द तो इति हुआ। नेक्स्ट आगे चलेंगे। अच्छा प्रश्न है, ऐसा ही प्रश्न पीछे प्रैक्टिस सेट में एक और आया था, ठीक। 85 नंबर का प्रश्न है, आप याद रखिएगा। पूछा जा रहा है, फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार होता है, उसे अस्त्र कहते हैं, भाला कहते हैं, शस्त्र कहते हैं, गोला कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं जो फेंक कर चलाया जाता है, ठीक है। 85 नंबर के प्रश्न का आप बताइएगा। तो ये अस्त्र होता है, क्या होता है? अस्त्र। शस्त्र जो होता है हाथ में लेके चलाया जाता है। नेक्स्ट, राजभवन के अंदर महिलाओं का निवास
क्या कहलाता है? रानी कच्छ, अंतःकरण, अंतःपुर, नुपुर। नुपुर मतलब पायल होता है जो महिलाएं पैर में पहनती हैं, पाजेब जिसे कहते हैं। ठीक है, 86 नंबर के प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। तो ये होता है अंतःपुर। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है, मुकुट शब्द निम्न में से किस कोटि का है? तत्सम, देशज, तद्भव, संक। 87 नंबर के प्रश्न को आप लोग ध्यान दीजिएगा। यह प्रश्न मजेदार प्रश्न है ना? तो ये तत्सम रूप है, ए नंबर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम रूप में है? तत्सम पूछा जा रहा है। पड़ोसी, गोधूम, बहु, शहीद, तत्सम पूछा जा रहा है। ऊपर भी क्या पूछा जा रहा है? मुकुट शब्द निम्न में से किस कोटि का है? तो ये आपने बता दिया। अब बताइए, ये बी नंबर सही होगा। गोधूम क्या है? तत्सम है इसका। तद्भव गेहूं होता है ना। 89 नंबर का प्रश्न है, अब आपके स्क्रीन पे है, आप ध्यान दीजिएगा। भगवत गीता का संधि विच्छेद है। तो सबसे पहले याद रखिए, भगवत गीता व्यंजन संधि में आएगी, है ना। तो क्या होगा? भगवत धन गीता, त का द होता है, याद रखिएगा, त का द हो जाएगा। तो भग धन वद धन गीता या भगवत धन गीता, सी नंबर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न, भगवत्ता का द हुआ है, याद रखेंगे। अब चलेंगे 90 नंबर के प्रश्न पे। अब हम प्रश्नोत्तरी के करीब आ चुके हैं, ध्यान देखिए। जगदीश शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो जैसे वहाँ पे प्रश्न में दिया था ना, त का द हुआ था, वैसा ही कुछ यहाँ ये भी व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि है। ठीक है, याद रखिएगा। जगदीश शब्द का सही संधि विच्छेद है जगत धनीश, जगत धनीश, जगत धनीश, जगत धन ईश। तो यहाँ पे याद रखेंगे बी नंबर होगा, जगत धन ईश। नेक्स्ट प्रश्न है, लंबोदर उदाहरण है। तो बहुब्रीहि समास का लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश जी। तीसरे तरफ संकेत हो रहा है, तो आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न, शुद्ध शब्द बताना है। पैतृक, 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 पैतृक। तो ये पैतृक शुद्ध है, ए नंबर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आप देखिएगा, शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। पूजनीय, उज्ज्वल, परिपार्श्विक, ज्योत्सना। तो ये ज्योत्सना कैसे लिखा जाता है, इसको भी आप अपनी डायरी में नोट कर लीजिएगा और खोज लीजिएगा। उज्ज्वल में दोनों ज छोटे होंगे, मतलब आधे होंगे। पूजनीय में आधा ज नहीं होगा बल्कि पूजनीय होता है। ठीक है, तो ये सी नंबर सही होगा। ठीक, अब ये रहा 93 नंबर का प्रश्न। आगे चलेंगे 94 नंबर के प्रश्न में, ध्यान दीजिएगा। बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, उपसर्ग नहीं पूछा जा रहा है, प्रत्यय पूछा जा रहा है। बह, हाव, आव, धाव। तो देख रहे हैं, बह धन आव, बहाव, सी नंबर सही होगा। 94 नंबर का प्रश्न में सी नंबर सही होगा। आगे चलें 95 नंबर के प्रश्न की तरफ ध्यान दीजिएगा। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? उपकार, अपनापन, पढ़ाई, लाभदायक। तो उपकार तो किसमें हुआ है? 95 नंबर के प्रश्न को आप याद रखिएगा। तो उपकार में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट आगे चलेंगे, शायद आज वर्षा हो किस प्रकार का वाक्य है? शायद आज वर्षा हो, 96 नंबर के प्रश्न में, मजेदार प्रश्न है ना। शायद तो क्या होगा? मिश्र वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, सतर्क बोधक वाक्य। संदेह है, शायद आज वर्षा हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है ना। देखिए, तुलसीदास ने कहा है कि विनाशकारम विचलित बुद्धि। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा घुमा दिया गया है। तुलसीदास ने कहा है कि विनाश काल में मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती। कैसा वाक्य है? तो तुलसीदास ने कहा है कि विनाश काल में मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तो कैसा वाक्य है? संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, साधारण वाक्य, सरल वाक्य। 97 नंबर के प्रश्न का आप लोग उत्तर दीजिएगा। तो यह मिश्र वाक्य है, बी नंबर सही होगा, क्योंकि एक वाक्य दूसरे पे डिपेंड है ना। नेक्स्ट, कौन सा वाक्य सही है? बैल और बकरी घास चरती हैं, बैल और बकरी घास चरते हैं, बैल और बकरी घास चरता है, बैल और बकरी घास चरती है। ठीक है, तब बताना है। चरतो है यहाँ पे, तो चरतो होगा नहीं। ठीक, तो ऐसे ये डी गया। 98 नंबर के प्रश्न को यहाँ पे याद रखिएगा। बैल और बकरी घास चरते हैं, बी नंबर सही होगा। नेक्स्ट आगे चलेंगे, कागजी घोड़े दौड़ाना मुहावरे का अर्थ है नकली घोड़े दौड़ाना, बहुत परिश्रम करना, व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना और जांच पड़ताल करना। तो सी नंबर सही हो गया, व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना। 100 प्रश्नों पे हम आ चुके हैं।
3 दिन मेहमान चौथे दिन हैवान। लोकोक्ति का अर्थ है आतिथ्य थोड़े दिन का ही अच्छा होता है। मेहमान भी कभी कभी शैतान बन जाता है। अतीत का कभी अनादर नहीं करना चाहिए। ससुराल में दामाद को अधिक दिन नहीं रहना चाहिए। तो 3 दिन मेहमान चौथे दिन हैवान। लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा 100 नंबर में? तो आतिथ्य थोड़े दिन का ही अच्छा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, ये प्रश्न आप ध्यान दीजिएगा, तो हम ऐसे मिला देते हैं, इस प्रश्न को याद रखेंगे, बड़ा है, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले देखेंगे, बाणभट्ट की कादंबरी है, श्रीहर्ष की नैषधि चरितम है, भवभूति का उत्तन राम चरितम है, दंडी का 10 कुमार चरितम है, कालिदास का ऋतु संहार है। अगले प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 2 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी रचना लघुत्रयी में नहीं आती? एक होता है बृहत्त्रयी है ना, एक होता है लघुत्रयी। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है लघुत्रयी, लघुत्रयी में कौन सी रचना नहीं आती है? तो इसमें आती है किसुनय, याद रखेंगे। नैषधि चरितम आएगा, शिशुपाल वधम आएगा, किरारतार जूनियम आएगा। और इसकी ट्रिक है, इसमें 18 सर्ग हैं, इसमें 20 है, इसमें 22 है ना, नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है लघुत्रयी में कौन नहीं आता? ये है कुरमेय, इसकी एक ट्रिक मैंने बनाई है, कुरमेय, कुमार संभवम और रघुवंशम, मेघदूतम। अब कौन सी नहीं आई? तो ऋतु संहार नहीं आएगी, है ना। 102 नंबर की ट्रिक आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, है ना। ध्यान दीजिए, माघ की लिखी कितनी रचनाएं प्राप्त होती हैं? 4, 3, 5, 1। तो माघ का एक ही रचना मिलता है, शिशुपाल वधम, है ना। 103 नंबर के प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो एक रचना, डी नंबर सही होगा, सॉरी। नेक्स्ट ध्यान दीजिए, अस्मद शब्द का तृतीया विभक्ति रूप है अहम आवाम वयम, मया आवाभ्याम अस्माभि, मत आवाभ्याम अस्मद, मम आवयो आवस्कम। तो अस्मद उस्मद का तो रूप आपको याद ही होना चाहिए, ठीक है। तो ये होगा। अब तीसरी विभक्ति पूछी जा रही है, जब अच्छे से आप ना कई बार किताबों को देखे भी रहेंगे, ये प्रश्न आपके लिए बहुत आसान होगा। ध्यान दीजिए, ये बी नंबर सही होगा, ठीक है, बी नंबर। आगे चलें, नेक्स्ट प्रश्न है 105 नंबर का। कष्टापन्न शब्द में समास है, कष्टापन, कष्ट से आपन। तो इसमें कौन सा आपको पढ़ने से लग रहा है? अव्ययी भाव, कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व। 105 नंबर के प्रश्न को आप याद रखेंगे तो क्या होगा? तत्पुरुष समास, सी नंबर सही होगा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय काव्यधारा की कृति है साकेत, भारत भारती। नेक्स्ट देखेंगे, राष्ट्रीय काव्यधारा की कृति है साकेत, भारत भारती, यशोधरा, रंग में भंग, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? 106 नंबर में याद रखेंगे तो यह भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की रचना 1912 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ है। ये कैसी रचना है? तो यहाँ जो है कि कैसी रचना है? तो यह राष्ट्रीय काव्यधारा की कृति है। नेक्स्ट आगे चलेंगे, कोणार्क नाटक के लेखक है उदय शंकर भट्ट, जगदीश चंद्र माथुर, लक्ष्मी नारायण, हरिकृष्ण प्रेमी। तो यह माथुर जी का है और मेरे चैनल पे यह पूरा कोणार्क नाटक पड़ा हुआ है। यह नाटक जो है कि हम बता दें UPHESC के पाठ्यक्रम में लगा है, हायर एजुकेशन में, तो ज़रूर पढ़िएगा, पूरा उपलब्ध हुई है चैनल पे, है ना। बहुत सारे बच्चे पढ़ चुके हैं। प्रेमचंद का वास्तविक नाम है धनपत राय, नवाब राय, अमृत राय, श्रीपत। तो अमृत राय इनके पुत्र थे, इनको हटा दीजिए आप 108 नंबर के प्रश्न में। अब बताइएगा, इनका वास्तविक नाम था तो धनपत राय था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, ऐतिहासिक उपन्यासकार के रूप में विख्यात है जैनेन्द्र कुमार, वृंदावन लाल वर्मा, रांगे राघव अज्ञे। तो इसमें से कुछ है जो मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार हैं। ये वृंदावन लाल वर्मा जो है ये ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं। प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, है ना। नेक्स्ट, हिंदी प्रदीप के संपादक थे तो बालकृष्ण भट्ट, बी नंबर सही होगा। आइए आगे चलते हैं। नासिकेतोपाख्यान के रचयिता का नाम क्या है? सदल मिश्र, सदा सुखलाल, इंसाल्लाह खां, लल्लू लाल। लल्लू लाल का है प्रेम सागर, ठीक है। 111 नंबर के प्रश्न का आप उत्तर दीजिएगा। सदा सुखलाल का है, ये इनका जो है इनकी रचना आप कमेंट के माध्यम से बताएंगे। इंसाल्लाह खां का रानी केतकी की कहानी है। लल्लू लाल का प्रेम सागर है, तो सदल मिश्र। नेक्स्ट, ए नंबर सही होगा। 12 नंबर का प्रश्न है, सगुण भक्ति के विरोधी थे तो सगुण तुलसीदास, कबीर, सूरदास, मीरा। तो ये बी नंबर से होगा, कबीरदास जी, क्योंकि इनके राम घट के अंदर वाले राम थे।
और इनके राम जो है कैसे राम थे, वह जो है कि जो अब मानस में राम पढ़ते हैं भगवान राम को, वो राम थे, है ना। 112 नंबर के प्रश्न में आप चलेंगे आगे। नेक्स्ट प्रश्न है 113 नंबर का। भूषण की कविता का प्रधान स्वर है कारुणिक, श्रृंगारिक, प्रशस्ति परक, व्यंग्यात्मक। 113 नंबर के प्रश्न में तो यह है प्रशस्ति परक। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्यान दीजिए, अभिव्यंजनावाद को भारतीय वक्रोक्तिवाद का विलायती उत्थान किसने कहा? तो शुक्ल जी ने कहा था। इनकी जब किताब आप पढ़ेंगे ना बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। बी नंबर सही होगा, साहित्य का इतिहास। नेक्स्ट, इनमें से एक जीवनी परक उपन्यास है खंजन नयन, भूले बिसरे चित्र, झूठा सच, इदन्नम। तो खंजन नयन उपन्यास है, यह जो है कि किसका उपन्यास है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये 2 प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ, ध्यान दीजिए। खंजन नयन जो उपन्यास है यह सूरदास के जीवन पे है। किसके जीवन पे है? तो सूरदास के जीवन पे है। एक है जो है कि मानस का हंस, ये है तुलसीदास के जीवन पे। दोनों के राइटर एक ही हैं। अगर आप एक का बताएंगे तो एक को आपको आ जाएगा, लेकिन मानस का हंस उपन्यास पूरे तरीके से मेरे चैनल पे अपलोड है। करीब करीब 7-8 वीडियोस हैं, आप पूरा पढ़िए, मज़ा आएगा आपको, है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, आप बताइए 116 नंबर का। ऐ लड़की किसकी रचना है? तो ऐ लड़की सोती है क्या? तो कृष्णा सोबती की रचना है, बी नंबर। ऐसे करके आप भी याद कर लीजिए। थोड़ा सा PDF वो हो गया है तो मैं पढ़ दे रही हूँ प्रश्न को। वर्षा वशिष्ठ किस रचना की नायिका है? मुझे चाँद चाहिए, सारा आकाश, अंधेरे बंद कमरे, पहला पड़ाव। 117 नंबर के प्रश्न में आप याद रखेंगे तो यह चाहिए है वर्षा वशिष्ठ किस रचना की नायिका है? तो मुझे चाँद चाहिए की नायिका है। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं वामन, भामा, कुंतक, दंडी। तो वामन का है रीति संप्रदाय। ऐसे भी आप याद कर लीजिएगा। 8वां सर्ग नाटक किसने लिखा है? तो ये लिखे हैं भाई मुद्रा राक्षस, सुरेंद्र वर्मा, हबीब तनवीर, अमरकांत। तो बी नंबर सही होगा, सुरेंद्र वर्मा का है 8वां सर्ग 119 नंबर में। अब 120 नंबर के प्रश्न को आप देखिएगा। 120 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। सिंह सेनापति किसका उपन्यास है? कुंवर नारायण का, राहुल संकीर्तनायन का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तो वृंदावन, ये राहुल संकीर्तनायन अर्थात तो घुमक्कड़ जिज्ञासा, जो घुमक्कड़ शास्त्र के नाम से जाने जाते हैं, उन्हीं का है सिंह सेनापति उपन्यास। ठीक है। 121 नंबर का प्रश्न है, दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, किस कविता का अंश है? तो यह सरोज स्मृति से लिया हुआ है और यह निराला की पुत्री शोक पे लिखी गई कविता है। नेक्स्ट प्रश्न है 122 नंबर का। अच्छा प्रश्न है, याद रखिएगा। अगर पहली बार इसको वीडियो को देख रहे हैं और यह प्रश्न पहली बार, तो नोट भी कर लीजिएगा। अभी आप यहाँ पे चकमा खाएंगे। संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र के प्रयोक्ता कौन है? विजय देवनारायण शाही, रामस्वरूप चतुर्वेदी, मुक्तिबोध, प्रेमचंद। बताइए कौन है? 122 नंबर में आपको लगेगा चतुर्वेदी जी हैं, है ना, क्योंकि इन्होंने एक ऐसी पुस्तक लिखी हुई है। तो ध्यान दीजिए, यह मुक्तिबोध की लाइन है। ठीक है, आगे चलें। 123 नंबर का प्रश्न है, काव्यालंकार सूत्रवृत्ति किसकी रचना है? भामा की, कुंतक की, वामन की, राजशेखर की। 123 नंबर के प्रश्न का आप उत्तर देंगे तो यह वामन की रचना है। भोलाराम का जीव किस विधा की रचना है? भोलाराम का जीव जो है यह व्यंग्य विधा की रचना है। नेक्स्ट प्रश्न है, फंतासी का प्रयोग किस कवि ने सर्वाधिक किया? तो मुक्तिबोध ने। ये रहा है 125 प्रश्न। प्रश्नों का स्तर आपको कैसा लगा? कोई भी प्रश्न में डाउट होगा तो आप मुझे उस प्रश्न का क्रम भी डाल के ज़रूर बताइएगा। ऐसे नहीं कि आपने गलत पढ़ा है, ऐसे ब्लेम करना मुझे नहीं लगता कि सही है। तो ये आप याद रखेंगे। 125 प्रश्न जल्दी जल्दी आप जो है कि कीजिए। टोटल 111 हो गए, तो अब 125 प्रश्न गुणे 11 करके देखिए अब तक मैंने कितने प्रश्न आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट छोड़िएगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और थोड़ा सा परिवार बढ़ाइए ताकि मुझे भी अच्छा लगे, है ना। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।